शुरुआत करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट के अंदर कंज्यूमर किंग है, तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से डिसीजन लेगा, क्या खरीदेगा, इसकी स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर बोल दिया जाता है। सो द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स, कि भैया वो किस तरीके से स्पेंड करेगा, वो अपने पैसे को अलग अलग चीजों पे किस तरीके से स्पेंड करेगा, इसी चीज को बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। विदाउट कंज्यूमर बिहेवियर कोई भी मार्केटर है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। कस्टमर की नीड्स पता चल जाती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी बनाई जा सकती है और कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है वो है स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो सबसे पहले वो नीड को अंडरस्टैंड करेगा, कंज्यूमर को एक जरूरत महसूस होगी, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा उसको ट्रिगर होगा, फिर उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। कंज्यूमर सीक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सेटिस्फाई द नीड और सोर्सेज इंक्लूड पर्सनल, कमर्शियल, पब्लिक और एक्सपीरियंशियल। ठीक है, वो सोर्सेज है वो आपके कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद वो अलग अलग अल्टरनेटिव्स की क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। कंज्यूमर कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, उसमें फीचर्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर वो अपना परचेज डिसीजन लेगा, जहां पर वो सिलेक्ट करेगा एक प्रोडक्ट या ब्रांड को। फिर उसके डिसीजन है, उसके एट्रीब्यूट, सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है, उसके दोस्त हैं या उसके मतलब किसी से उसने कुछ पूछा है, वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई भी हो सकता है और डिससेटिस्फाई भी हो सकता है। तो अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर वो डिससेटिस्फाइड होता है तो उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस भी बोला जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि भैया कस्टमर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, कस्टमर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब कस्टमर के बिहेवियर को या कस्टमर जब खरीदने लगेगा तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रहता है हमारे पास कल्चरल, कल्चर के अंदर सब कल्चर और सोशल क्लास। याद रखिए सोशल क्लास है वो कल्चर का हिस्सा है, एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ये सोशल फैक्टर नहीं है, सोशल क्लास है वो कल्चर का हिस्सा है। तो कल्चर का मतलब बेसिक वैल्यू परसेप्शन जो एक कल्चर को बनाता है। सब कल्चर है जो शेयर्ड वैल्यू सिस्टम ऑन द कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस। और सोशल क्लास का मतलब होता है जैसे सिमिलर इंटरेस्ट या बिहेवियर के हिसाब से सोशल क्लास हो सकती है। ठीक है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। उसके साथ आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल के अंदर आपका रोल और स्टेटस, मतलब किसी ग्रुप के अंदर हो तो आपका वहां पर रोल कैसा है, आपकी फैमिली के लोग हैं वो आपको किस तरीके से ट्रिगर करते हैं, या आपके फैमिली के मेंबर हैं वो आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने ना खरीदने में। और देन आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, मतलब ग्रुप्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर को। तो इसके अंदर कुछ प्राइमरी हो सकते हैं जिसमें आपके फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं, और सेकेंडरी हो सकते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकती है, जैसे आप किसी कॉलेज का हिस्सा हो, आप किसी जिम का हिस्सा हो, आप किसी रोटरी क्लब का हिस्सा हो, है ना। उसके बाद आते हैं पर्सनल फैक्टर। आपके पर्सनल फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी एज और लाइफ स्टाइल कौन सी है, उसके हिसाब से, एज के हिसाब से हमारी जो परसेप्शन है वो चेंज होती रहती है। ऑक्यूपेशन, गुड एंड सर्विस पावर्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, अब एक क्लर्क है वो कुछ अलग परचेज करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव है तो अलग उसकी परचेजिंग पावर अलग होगी। इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर आप हाई इनकम वाले ग्रुप में आते हो तो आप थोड़ा लग्जरियस गुड्स फेस करना शुरू करो, मतलब फॉलो करोगे। लाइफस्टाइल है, पैटर्न ऑफ लिविंग एक्सप्रेस्ड इन एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। और पर्सनालिटी एंड सेल्फ कांसेप्ट, यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब हर पर्सन है वो इंडिविजुअल है वो अलग होता है, तो उसका प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को सोचना वो भी अलग होता है। देन आ जाता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब वो चीजें जो माइंड का हिस्सा है। ठीक है, ये वो चीजें होती है जो किसका हिस्सा है, जो माइंड का हिस्सा है, माइंड का हिस्सा है, जो दिमाग के अंदर आता है। जैसे आपकी मोटिवेशन, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड परचेजिंग बिहेवियर ऑफन एक्सप्लेन्ड बाय मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो जैसे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हमें पता चल जाता है कि आप कौन से लेवल पे हो, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो। देन आ जाता है आपकी परसेप्शन, किसी चीज को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना। देन आ जाता है लर्निंग, अब अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आती है। और देन आ जाता है बिलीफ एंड एटीट्यूड, अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन एंड एक्शन टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। जो आपके बिलीफ सिस्टम है वो भी आपके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हमारे पास 4 तरीके के कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर होते हैं, जिसमें एक होता है रूटीन डिसीजन मेकिंग। रूटीन का मतलब होता है जिसके अंदर आप हैबिचुअल होते हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है, रिस्क भी कम होता है, और फ्रीक्वेंट परचेज होता है। ठीक है, जैसे एवरीडे आइटम्स है, ग्रोसरीज है, टॉयलेटरीज है या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है। तो ये आप लोगों के कौन से होते हैं, ये जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इसके लिए आपको मिनिमल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बड़े आराम से कोई डिसीजन ले लेते हो क्योंकि कुछ ब्रांड फैमिलियरिटी या लॉयल्टी से रिलेटेड होता है। फिर आता है लिमिटेड डिसीजन। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, मॉडरेटली इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा रिस्क है। ओकेजनल परचेज फॉर सम इंफॉर्मेशन, जैसे क्लोथिंग, किचन अप्लायंसेज और मिड रेंज इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है, आपको थोड़ा बहुत है वो मार्केट को देखना पड़ता है। इसके अंदर क्या करते हो, सम इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब कुछ अल्टरनेटिव्स को देखोगे। और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के मतलब बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को जज करके उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करोगे। देन आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सबसे डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, परसीव रिस्क होता है। लग्जरी गुड्स होती हैं जो बहुत रेयरली खरीदी जाती है, कार हुआ, गाड़ी हुई, घर हुआ, है ना। तो मेजर अप्लायंसेस है ये जो अपने घर के लिए है ना, जो लाइफ में समझो एक बार ही खरीदते हैं। तो इसके लिए आप एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हो, अलग अलग अल्टरनेटिव्स को यूज करते हो, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और क्राइटेरिया, मतलब ब्रांड है, क्वालिटी है, फीचर है, इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है क्या करने के लिए, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन आ जाता है इंपल्स बाइंग। इंपल्स बाइंग कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनप्लान्ड, मतलब आप कहीं पर गए, बाजार में गए, अचानक से आपने देखा वहां पे गोलगप्पे वाला है, चॉकलेट वाला, आइसक्रीम वाला है, तो आपने फटाक से खरीद लिया। ऑफन ड्रिवन बाय इमोशंस एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आपको भूख लगी थी, प्यास लगी थी तो कोल्ड ड्रिंक ले लिया, कुछ भी। सो स्नैक हो गए, मैगजीन हो गया, स्मॉल आइटम्स एट चेकआउट काउंटर। तो ये इंपल्स बिहेवियर होता है जिसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग होती है। और देन आ जाता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर सबसे हाईएस्ट
लेवल हो जाता है, समझ लो ना, जैसे जिसमें हाईएस्ट होगा, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या कॉलेज एजुकेशन है, ठीक है, ये तो आपकी लग्जरी आइटम से भी ज्यादा है, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक सिग्निफिकेंटली आपको क्या करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन है, इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है, ठीक है, ऐसी कोई मुंह उठा के किसी कॉलेज में नहीं चले जाते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिटेल कंसीडरेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट्स, कंसल्ट मल्टीपल सोर्सेज एंड सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, आपको एक्सपर्ट्स के क्या होते हैं, ओपिनियंस पे भी फोकस करना पड़ता है। देना जाता है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्यूरियोसिटी से क्या करते हो, बस कुछ नई नई चीजों को यूज करते हो। तो मॉडरेटली इन्वॉल्व विद प्रोडक्ट दैट आर रिलेटिवली लो इन द परसीव्ड रिस्क, मतलब जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम होती है, जैसे अभी आप पार्ले जी खाया था, अभी ओरियो खा लेंगे, ये वाला खा लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना, तो आप अलग अलग ब्रांड को ट्राई करना चाहते हो। सो न्यू फ्लेवर ऑफ स्नैक है, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, कोई लिपस्टिक वगैरह है आप यूज कर रहे हो, तो आपको उसमें वैरायटी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अल्टरनेटिंग बिटवीन फैमिलियर प्रोडक्ट एंड न्यू अल्टरनेटिव टू सैटिस्फाई द नीड्स फॉर वैरायटी। सपोज करो अभी सिर्फ सेंटर फ्रेश खाते हो आप, कोई और जाके च्युइंगम आपने ले लिया ना, जो आप पहली बार खा रहे हो, तो इस तरीके की जो जरूरत होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी पूरी हो जाती है। तो वो सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को क्या हो जाती है, कंप्लीटली आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता मॉडल्स, कुछ ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल डिसीजन मेकर है, उनका मेन एम है कि वो अपनी मिनिमम बजट से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो क्या प्राइस और इनकम और प्राइमरी डिटरमिनेंट्स हैं, फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट, मतलब मैं अपना पैसा वहां लगाऊंगा जहां पर मुझसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो लिमिटेशन क्या है, इग्नोर इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। सिर्फ और सिर्फ पैसे के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भैया इतना पैसा मेरे पास है और उस पैसे से को मैं किस तरीके से यूज करूं ताकि मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिले। दूसरा है लर्निंग मॉडल, कंज्यूमर बिहेवियर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, एम्फेसिस ऑन स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन। तो एसआर मॉडल भी बोल देते हैं लर्निंग, मतलब जिस तरीके से स्टिमुलस होता है उस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट शेप बिहेवियर, ब्रांड लॉयल्टी एंड हैबिट्स फॉर्म थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। किसी चीज को लेकर आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है तो वो चीज आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है, ठीक है, पॉजिटिवली वो आपको इंपैक्ट करती है। अगर कोई चीज आपको नेगेटिवली होती है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो ये स्टिमुलस और रिस्पांस जो पावलो वाला है वही है लर्निंग मॉडल, उसी को बोला जाता है। लिमिटेशन क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग नहीं आता, बस स्टिमुलस और रिस्पांस के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। एक चीज आपको बार बार दिखाई जा रही है तो बस आप उसको क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो। बार बार वो चीज आप लोगों के सामने आ रही है तो आप उसको क्या कर दे रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को क्या कर दे रहे हो, खरीद रहे हो, क्योंकि वो चीज आपको बार बार दिखाई दे रही है। एक चीज है वो आपको बार बार दिखाई दे रही है तो आप उसको क्या कर रहे हो बेटा, डायरेक्टली परचेज कर रहे हो कि अच्छा यार ये वाली तो हमारे काम की चीज है, ठीक है। देन आ जाता है साइकोएनालिटिकल, जो सिगमंड फ्राइड वाला आता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड डिजायर। तो इसके अंदर हम तीन चीजों की बात करते हैं पर्सनालिटी की थ्योरीज में, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। आईडी में जब आप जिद्दी होते हो, सुपर ईगो के अंदर आप एथिकली सोचने लग जाते हो, ईगो के अंदर आप दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। सो इमोशनल एंड सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑन परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। जैसे आप कोई ऐड दे रहे हो, देख रहे हो, उसके अंदर आप जैसे छोटे बच्चे हैं वो आईडी में रहते हैं, तो अचानक से उनके सामने कोई चॉकलेट की ऐड आ गई तो वो जिद करते हैं उसको खरीदने की, ठीक है, चाहे वो चीज उनके काम की हो या नहीं हो, लेकिन वो जिद्दी हो जाते हैं। तो ये आपका साइकोएनालिटिकल मॉडल है, जिसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्ट टू मेजर एंड अप्लाई इन प्रैक्टिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट आ जाता है सोशियोलॉजिकल मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल मॉडल? सोशियोलॉजिकल मॉडल का मतलब है कि जिस ग्रुप का आप हिस्सा हो, जिनके साथ आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, मतलब जिस ग्रुप का, जिस कॉलेज में आप जाते हो, जिन दोस्तों में आप बैठते हो, जिन रिश्तेदारों से आप बात करते हो, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, उनका जो बिहेवियर है वो मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे आप लोगों के बिहेवियर पे क्या होगा, असर पड़ेगा। सो की कॉन्सेप्ट्स क्या है, रोल ऑफ फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स एंड सोशल क्लास, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर वैल्यू इंपैक्ट बाइंग डिसीजंस। तो मैं पंजाब से हूं तो मेरा पंजाबी कल्चर के हिसाब से रहना होगा, मेरा पंजाबी कल्चर के हिसाब से खाना पीना होगा, मैं उसके हिसाब से मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदूंगा। वहीं पर अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो तो आपका उस तरीके का स्टैंडर्ड होगा। मे नॉट फुली एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, तो ये पूरा सोशियोलॉजिकल मॉडल है, ये डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करता। ये तो थे आपके कुछ ट्रेडिशनल मॉडल। उसके बाद आते हैं हमारे पास मॉडर्न मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर सम मॉडर्न मॉडल्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हॉवर्ड शेट मॉडल। अब ये है वो आप लोगों को क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल इंटीग्रेट वेरियस इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कि भैया अलग अलग चीजें हैं वो कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसके अंदर वो इनपुट वेरिएबल की बात करता है, आउटपुट वेरिएबल की बात करता है, और मतलब एक साइड पे इनपुट की बात करता है जो एनवायरमेंट से आ रहा है, और उसको देख के कंज्यूमर आउटपुट कैसे देगा, वो आउटपुट वेरिएबल है, और दोनों के बीच में जो आपका परसेप्चुअल और लर्निंग कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, एक साइड पे इनपुट हो गया, एक साइड पे आउट हो गया, बीच में लर्निंग, मतलब आप किस तरीके से सीख रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कैन मेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चैलेंजिंग। उसके बाद आता है एंजल कॉल इट ब्लैकवेल मॉडल। ब्लैकवेल मॉडल क्या बताता है, मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसने किसकी बात की है, मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग। तो मल्टी स्टेज का मतलब क्या होगा, वही जो आप लोगों का एंजल कॉल इट के मतलब जो आपका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो पहले क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग स्टेज, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव परचेज और पोस्ट परचेज। जो शुरुआत में हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस है, वही एंजल कॉल इट का प्रोसेस है। इसमें हम ये मानते हैं कि जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा लीनियर और रेशनल होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमारा डिसीजन होता है वो इंपल्सिव हो सकता है और साथ ही साथ इमोशनल भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमारा जो डिसीजन हो सकता है वो इंपल्सिव भी हो सकता है और साथ ही साथ वो इमोशनल भी हो सकता है। इट कैन बी इंपल्सिव और इट कैन बी इमोशनल एज वेल। इंपल्सिव भी हो सकता है और वो इमोशनल भी हो सकता है। देन आ जाता है निकोसिया मॉडल। देखो ये मॉडल अच्छे से पढ़ के जाइए, एक आध सवाल आ जाता है।
निकोसिया मॉडल क्या बताता है? इंटरेक्शन बिटवीन फर्म एंड कंज्यूमर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, मतलब यहां पर डायरेक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ आप डील करते हो। तो इसके अंदर ना 4 फील्ड बना दी जाती है। एक साइड पे फर्म्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरी साइड पे कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीसरे नंबर पे कंज्यूमर सर्च और इवैल्यूएशन की बात करता है और चौथे नंबर पे फीडबैक की बात करता है। तो निकोसिया के अंदर 4 एलिमेंट्स, 4 सब सिस्टम की उसने क्या की है? बात की है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? फोकस मोर ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फर्म एंड कंज्यूमर, लेस ऑन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो इसके अंदर ना फर्म और कंज्यूमर की जो इंटरेक्शन है, फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स या कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया है? इग्नोर कर दिया गया। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स उसको क्या कर दिया गया है? कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक बॉक्स मॉडल का मतलब क्या हुआ? हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करते हैं, इंटरनल, मतलब जिस चीज को आप देख सकते हो। बोलता है कि इनपुट मार्केटिंग एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलस, आउटपुट कंज्यूमर का रिस्पांस, इंटरनल फैक्टर आर कंसीडर्ड एज ब्लैक बॉक्स, अनऑब्जर्वेबल। मतलब आप ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आपका फोकस उसके बिहेवियर पे होना चाहिए, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली बिहेवियरल मॉडल। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या बताता है? फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन इंटरनल प्रोसेस। सो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? दैट इज इनसाइट इनटू कॉग्निटिव प्रोसेस बिहाइंड कंज्यूमर डिसीजन। तो ये कॉग्निशन के बारे में कुछ बात नहीं करता, जबकि कंज्यूमर का जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू कंज्यूमर का जो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर होता है, या फिर कंज्यूमर का इंटरनल जो बिहेवियर जो नजर आ रहा है उससे, जो बिहेवियर नजर आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस वजह से इसको ये इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है। देन आता है सीसीटी, कंज्यूमर कल्चर थ्योरी। ये शायद आप लोगों के लिए एक नया मॉडल होगा। कंज्यूमर कल्चर थ्योरी क्या बताता है? कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, एम्फसाइज ऑन सिंबॉलिक मीनिंग, सोशल प्रैक्टिस एंड कल्चर, एक्सप्लोर हाई कंज्यूमर क्रिएट एंड इंटरप्रेट मीनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं बताया हुआ, सोशियोलॉजिकल मॉडल की तरह ही बात है, बस इसके अंदर क्या बताया हुआ है? सोशियोलॉजी के सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है सीसीटी, दैट इज कंज्यूमर कल्चर थ्योरी। जो कंज्यूमर जिस भी तरीके से बिहेव करेगा, कंज्यूमर जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसका कल्चर उसको क्या कर रहा है? उसका कल्चर उसको इस तरीके से बिहेव करने के लिए बोल रहा है, उसके कल्चर में उसको ये चीज मिल रही है, उसकी सोसाइटी के अंदर उसको ये चीज मिल रही है। सो एक्सप्लोर हाउ कंज्यूमर क्रिएट एंड इंटरप्रेट मीनिंग। तो ये बताया जाता है कि कंज्यूमर किस तरीके से मीनिंग्स को क्रिएट करता है और उन मीनिंग्स को इंटरप्रेट कर रहा है। हाउ ही इज क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग, कि भैया वो इंटरप्रेट कैसे कर रहा है और साथ ही साथ वो किस तरीके से इन तरीके से मीनिंग्स को क्रिएट कर रहा है। अब लिमिटेशन क्या है? कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, चैलेंजिंग टू अप्लाई डायरेक्टली इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये कुछ खास होता नहीं। उसके बाद आता है ना ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, मतलब आप एक आध क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये ना आपने बहुत आराम से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको यहां पर अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहला होता है सोशल मार्केटिंग। देखो, सोशल मार्केटिंग का मतलब सोसाइटी के लिए होता है। जैसे आप ये पढ़ते हो ना, सोसाइटी एक होता है सोसाइटल मार्केटिंग, होता है सोशल मार्केट। सोसाइटल मार्केट का मतलब होता है कि आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचोगे, लेकिन आप अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचोगे। सोशल वेलफेयर है, सोशल मार्केटिंग है जो वो सिर्फ सोसाइटी के प्रति होता है, उसमें आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो दस द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर फॉर सोशल गुड, सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो डिसीजन हो रहे हैं वो, जैसे पब्लिक हेल्थ, जैसे जागो ग्राहक जागो, स्वच्छ भारत अभियान, एनवायरमेंट और कम्युनिटी वेलबींग, इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स होते हैं, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना। आप थिएटर में जाते हो तो वहां पर तंबाकू की एड दिखाई जाती है, ठीक है, सैनिटरी पैड्स के बारे में बताया जाता है। तो वो सब चीजें क्या है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ सोशल मार्केटिंग। एक बार सवाल भी पूछा गया था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कौन सी मार्केटिंग है? तो दैट इज बेसिकली सोशल मार्केटिंग, नॉट सोसाइटल मार्केटिंग। क्योंकि सोसाइटल के अंदर हमारे पास क्या होता है? सोसाइटल मार्केटिंग में हमारे पास डिटेल में ये समझ लीजिए कि हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट भी होता है। ठीक है, हमें प्रॉफिट पे भी फोकस करना होता है। यहां पर प्रॉफिट की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलबींग पे फोकस करना है। की स्ट्रेटजीज, ऑडियंस सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सोशल एंड, मतलब सोसाइटी को डिवाइड कर दोगे। परसुएसिव कम्युनिकेशन होगा, सोशल इन्फ्लुएंस है, पार्टनरशिप विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर। तो इसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ भी क्या करते हैं? डील किया जाता है कि भैया इसको कवर, जैसे बोलते हैं ना स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया जाता है, या इस तरीके से। तो ये सारी स्ट्रेटजीज है वो क्या की जाती है? यूज की जाती है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? इसकी इंपैक्ट और इफेक्टिवनेस को चेक नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं लोगों का बिहेवियर है उसको वो चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी अगर आप किसी को गली में भी बोलोगे ना, किसी ने कुछ खा के फेंक दिया, अगर आप उसे बोलोगे ना यहां मत फेंको, यहां क्यों फेंका, तो बोल देगा तेरे बाप की जगह है क्या, तू उठा के फेंक दे। मतलब इस तरीके की मानसिकता को कहां से चेंज करोगे? लोग हैं वो घर में मतलब गाड़ी धोने के लिए इतना पानी वेस्ट कर देते हैं जिससे सपोज करो 50 दिन तक नहा सकते हैं, जितने में उन्होंने गाड़ी को धोया है। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरीके से हैं जो आप डील नहीं कर सकते। देन आता ऑनलाइन मार्केटिंग। ये तो आपको पता ही ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है भैया, कुछ नहीं है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्विसेज को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर एसईओ होता है, सर्च इंजन इंप्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी इन द सर्च इंजन। तो आप बैकएंड से अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ कीवर्ड वगैरह यूज कर देते हो, तो जब कोई उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मतलब गूगल पे लिखेगा तो आपकी वेबसाइट है वो रैंक करेगी। देन आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग एंड शेयर वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको पता ही है। देन आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, अलग अलग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स चलाई जाती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। ईमेल मार्केटिंग है, आपको डायरेक्टली ईमेल भेजी जाती है। पे पर क्लिक, पेड एडवर्टाइजिंग
इंटरनेट वेबसाइट, जो आप सर्च करते हो ना कुछ गूगल पे, तो उसके साथ कुछ वेबसाइट्स जो खुल जाती हैं जिसके साथ ऐड लिखा हुआ होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज पीपीसी, दैट इज पे पर क्लिक। अगर आपने एक बार उस ऐड पे क्लिक कर दिया तो उस कंपनी को, गूगल को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐड है वो उस कंपनी ने चलवाई है, इसको पेमेंट करके, गूगल को पेमेंट करके, ठीक है, गूगल को पेमेंट करके उस ऐड को क्या किया गया है, चलवाया गया। ठीक है जी। उसके एडवांटेजेस क्या है, देखो ग्लोबल रीच है, 24/7 अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाईली टारगेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोल देते हो, ठीक है। इसके अंदर जो अप्रोच यूज की जाती है उसके अंदर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर आप रैपिड, जो मतलब आपने कितना ऐड चलाया, उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, उनका कितना कन्वर्जन रेट था, वो सब आपको पता चल जाता है। मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न है, जो कि इसका मतलब ऑनलाइन डेटा वगैरह लीक हो जाता है। उसके बाद है ग्रीन मार्केटिंग, प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट, अपील टू इको कॉन्शियस कंज्यूमर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो इको फ्रेंडली होते हैं, रीयूजेबल, सस्टेनेबल मटेरियल होता है, पैकेजिंग होती है वो रिसाइकलिंग होती है या बायोडिग्रेडेबल होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हाईलाइटिंग कंपनीज एफर्ट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सीएसआर, ये टॉपिक भी आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएसआर की बेस्ट एग्जांपल क्लासमेट है, तो क्लासमेट वाले क्या करते हैं कि हर बुक बेचने पे 1 रुपए है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा, है ना। उसके बाद इको लेबलिंग, सर्टिफाइंग प्रोडक्ट विद इको फ्रेंडली लेबल्स, कि भैया हमने इसके अंदर कुछ गलत नहीं डाला हुआ है, ये इको फ्रेंडली लेबल्स। एडवांटेज क्या है, आपके ब्रांड की इमेज और लॉयल्टी बढ़ जाती है, मीट ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। आज के समय में कंज्यूमर को सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी उसको जरूरत है, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, रीयूजेबल, जिसको रीयूज किया जाए, मतलब खत्म, मतलब एनवायरमेंट से या तो उसको रीयूज किया जाए या एनवायरमेंट से वो खत्म हो जाए, लेकिन जैसे प्लास्टिक है वो खत्म नहीं हुआ तो वो इको फ्रेंडली नहीं, इस तरीके से। चैलेंजेस है, कॉस्ट है वो हाई पड़ती है, और ग्रीन वॉशिंग, मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ग्रीन वॉशिंग, याद रखिए ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एनवायरमेंट के प्रति ऐसे क्लेम कर देती है जो असल में झूठे होते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कंपनी ऐसे क्लेम्स कर देती है जो एक्चुअली में झूठे होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यार सच में कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है। जैसे मामादर्थ वाले बोलते हैं ना कि ये पेड़ भी लगाते हैं, वो लगाते हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो ये परसेप्शन आ जाएगी ना कि भैया बिल्कुल वो तो ऑर्गेनिक है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो दुनिया में कुछ भी ऑर्गेनिक है क्या, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। इस वजह से सो रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग, मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। उसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कंज्यूमर टू जनरेट रिस्पांस, तो ये हमने पढ़ा है, आप डायरेक्टली मेल भेज सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट रिस्पांस एडवर्टाइजिंग, इनकरेज इमीडिएट रिस्पांस बाय, जैसे टीवी पे आता है ना वो नापतोल वाले, कैटलॉग मार्केटिंग, आपको कैटलॉग बांट दिया जाता है, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग जिसमें ईमेल, एसएमएस या ऑनलाइन एड दिखाया जाता है, कुकीज के थ्रू, मतलब आपका जो डेटा होता है, मतलब आपकी जो प्रेफरेंस होती है वो क्या हो जाती है, वो सेव हो जाती है, और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे फिर आपको क्या होता है, मतलब उसी तरीके की चीजें हैं वो आप लोगों को नजर आती है, उसी तरीके की चीजें हैं वो आप लोगों को नजर आती है। तो ये भी आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज होती है, टारगेटिंग होती है और मेजरेबल होता है और इमीडिएट फीडबैक भी हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, कंज्यूमर असिस्टेंस और परसेप्शन आर इंक्लूसिव और कंप्लायंस विद द प्राइवेसी रेगुलेशन, ठीक है, तो प्राइवेसी का कंसर्न इसके अंदर आता है। रूरल मार्केटिंग है, आई थिंक ये हमने कुछ दिन पहले ही एक टॉपिक पढ़ा, कल परसों ही, रूरल फील्ड के अंदर, ठीक है, वो हमने कुछ पढ़ा, भी मेरा टॉपिक दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो रूरल कुछ था ऐसा, भी याद नहीं आ रहा। मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रूरल कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैंने एक्चुअली पढ़ाया था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रूरल कंज्यूमर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कहां, किस जगह पर लेके जा रहे हो, स्मॉल टाउन और विलेजेस में, उनके हिसाब से, उनकी जो, क्योंकि देखो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं वो अलग तरीके से हैं, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जरूरतें हैं वो अलग तरीके से हैं। तो उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके लिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसकी की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रूरल एरिया में बनाते हो, प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया जाता है, मतलब स्मॉल पैकेजिंग, अफोर्डेबल प्राइसिंग, लोकल एंगेजमेंट, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ और कम्युनिटीज के साथ आप कोलैबोरेट करते हो, मीडिया यूज, तो रेडियो, लोकल न्यूज़पेपर और रूरल स्पेसिफिक चैनल्स है, ठीक है। कुछ रूरल एरिया के जैसे रेडियो वगैरह पे, या अभी तो चलो हर जगह पे इंटरनेट आ गया, लेकिन बहुत सारी जगह भी ऐसी हैं जहां पर ये रिसोर्सेज, जो नए मेथड्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं, तो वहां पर इस चीज का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, एक्सेस टू अ लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट, अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रांड लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि देखो ये अनटैप्ड मार्केट है। अनटैप्ड मार्केट का मतलब क्या होगा कि यहां पर भी और कोई पहुंचा नहीं है, तो हमें पहुंचना पड़ेगा, हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं
अनटैप्ड मार्केट का ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, लॉजिस्टिक्स इशू आ जाता है, डाइवर्स कल्चर आ जाता है, और कहीं ना कहीं रीजनल जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। मतलब आप उन लोगों की जरूरतों को समझ नहीं पाते हो या आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हो, तो वहां पर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब उसके बाद एक टॉपिक ये ना वैसे आपके सिलेबस में भी मेंशन है, और कुछ कुछ ना नई चीजें आजकल आई हैं जिसको गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, एक अनट्रेडिशनल सा तरीका आपके प्रोडक्ट को क्या करने का, प्रमोट करने का। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसके अंदर आता है एम्बिएंट मार्केटिंग। यूटिलाइज द एनवायरनमेंट टू प्लेस एडवर्टाइजिंग इन अनएक्सपेक्टेड लोकेशन, एड्स ऑन एलिवेटेड डोर्स, पब्लिक रेस्टरूम एंड साइड वॉक्स। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एम्बिएंट मार्केट का मतलब ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी जगह पर, ठीक है, जैसे आप एक वो टेबल बना हुआ होता है ना, उस पे किटकैट बना हुआ है, आप उस पे बैठते हो, किटकैट की फोटो बनी हुई है, जमीन पे वो सड़क पे मैकडी का लोगो बना देते हैं, या फिर अगर आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो जो बस होती है उस पे वो घड़ी की वो एड चला देते हैं, तो इस तरीके से, तो इसको बोल देते हैं एम्बिएंट मार्केटिंग। ठीक है, एम्बिएंट का मतलब क्या हुआ कि भैया आपके एम्बियंस में, आपके एनवायरनमेंट में ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि आपको लगे कि यार एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, लेकिन असल में एडवर्टाइजिंग हो रही है। देन आ जाता है एम्बुश। एम्बुश का मतलब क्या होता है, लिवरेज इवेंट्स टू प्रमोट अ ब्रांड विदाउट स्पॉन्सरशिप, जैसे हैंडिंग आउट ब्रांडेड मार्केटिंग आउटसाइड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब इसमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो आपने तो स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि यहां पर लाखों करोड़ों लोग आएंगे, तो मतलब किसी दूसरे के एफर्ट्स का फायदा लेने की कोशिश करते हो। जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, अब वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर तो कोई और है, लेकिन आप भी अपना वहां पे ब्रांड दिखा दे रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट की भी क्या हो जा रही है, एडवर्टाइजिंग हो जा रही है। देन आ जाता है स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक एग्जांपल, promote product certainly so that consumer are not aware they are being marketed, product placement in movies, TV shows and social media posts। तो स्टेल्थ मार्केटिंग का मतलब होता है, स्टेल्थ का मतलब होता है सटल। सटल का मतलब है कि आप कस्टमर को बता ही नहीं रहे कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अगर फास्ट वे मूवी देखी है, तो उसके अंदर फेडेक्स की ऐड हुई हुई है, या आप अलग अलग कंपनीज में देखते हो कहीं पर एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, तो एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं ना, तो वो असल में तो आपको दिखा रहे हैं कि भैया, मतलब वो बता नहीं रहे, आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पर आपको बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट करके, तो उसको स्टेल्थ मार्केटिंग। वायरल है, क्रिएट कंटेंट डिजाइन टू बी शेयर्ड एक्सटेंसिवली ऑनलाइन, जैसे मीम्स हो गए, वायरल हो गया, सोशल मीडिया चैलेंजेस होते हैं, तो ये वायरल मार्केट होती है। मतलब ऐसे वायरल आइडियाज, तो वायरल तो मतलब है पता ही आपकी, जो एकदम से फैलता है। देन आ जाता है स्ट्रीट मार्केटिंग, जिसमें आप फ्लैश मॉब्स हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस एंड पॉपअप्स होते हैं, इंगेज विद पोटेंशियल कस्टमर डायरेक्टली इन द पब्लिक प्लेस। दूसरा आ जाता है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंस का मतलब immersive experience to create a memorable connection with the brand, जैसे इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, ब्रांड स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक्सपीरियंशियल का मतलब आप डायरेक्ट कस्टमर को कुछ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हो, उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। मतलब आप इन सारे वर्ड्स को एक बार गूगल पे लिखना और उसके साथ फोटोज क्लिक करना, आपके सामने सभी मार्केटिंग की टेक्निक्स की फोटोज आ जाएंगी, तो कभी आप जिंदगी भर उसको भूलोगे नहीं। देन आ जाता है ग्रास रूट मार्केटिंग। ग्रास रूट मार्केटिंग क्या होता है, फोकस ऑन रीचिंग अ स्मॉल ग्रुप टू क्रिएट अ वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, कम्युनिटी इवेंट, लोकल स्पॉन्सरशिप और पर्सनल सेलिंग। अब इसमें क्या होता है, ग्रास रूट का मतलब होता है आप बस नीचे तक पहुंचते हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की जरूरत को पूरा करते हो, फिर वो जैसे होता है ना इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, वो ऊपर से शुरू होती थी, ये नीचे से शुरू होती है। बस एक कम्युनिटी के पास अपने प्रोडक्ट को ले गए, या फिर आपने कुछ पर्सनल सेलिंग के थ्रू या लोकल स्पॉन्सरशिप ले ली, उसके थ्रू आपने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। देन आ जाता है एस्ट्रो टर्फिंग। एस्ट्रो टर्फिंग का मतलब क्या होता है, साइमुलेट ग्रास रूट सपोर्ट फॉर अ प्रोडक्ट और कॉज ऑफन इन्वॉल्विंग फेक एंडोर्समेंट, फेक रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स एंड ऑर्केस्ट्रेटेड सोशल मीडिया कैंपेन। एस्ट्रो टर्फिंग का मतलब क्या होता है, जब ये वैसे गलत है, जब बहुत सारी कंपनी फेक रिव्यूज, फेक क्लेम वगैरह के थ्रू क्या करती है, सपोर्ट, मतलब साइमुलेट ग्रास रूट सपोर्ट फॉर अ प्रोडक्ट ऑफन इन्वॉल्विंग फेक एंडोर्समेंट। ठीक है, वो होता है ना कि भाई 10 में से 9 जो इसको सेंसोडाइन को, वो तो उस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसके अंदर फेक रिव्यूज हैं, या फिर लोगों से ऐसे झूठ मूठ बुलवा दिया जाता है ना, उनको पैसे वैसे देके, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रो टर्फिंग। देन आ जाता है वाइल्ड पोस्टिंग। तो इसके अंदर फ्लायर स्टिकर्स होते हैं अर्बन एरिया में क्रिएट करने के लिए, जैसे कॉन्सर्ट के पोस्टर्स, इवेंट फ्लेयर्स और ग्राफिटी आर्ट सड़क पे वो बना दिया जाता है, ठीक है, फोटोज बना दी जाती है, या जैसे मूवीज की प्रमोशन होती है ना, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल वाइल्ड पोस्टिंग। देन आ जाता है फ्लैश मूव। फ्लैश मॉब का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज अ लार्ज ग्रुप टू परफॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी इन अ पब्लिक, डांस रूटीन, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस एंड कोरियोग्राफ्ड स्किट्स। तो ये फ्लैश मॉब का मतलब क्या हुआ कि मॉब का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ के सामने कुछ फ्लैश करना, कुछ चला के दिखाना, समझ लो ना, जैसे कोई स्किट हो गई या कोई भी एक्टिविटी हो गई, तो जैसे डांस रूटीन्स हो गया, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है, या कोरियोग्राफ स्किट्स होते हैं, तो वो चीज। देन आ जाता है प्रोजेक्शन एडवर्टाइजिंग। प्रोजेक्ट एडवर्टाइजिंग ऑन टू बिल्डिंग्स और अदर लार्ज लाइट शो, डिजिटल प्रोजेक्शन और नाइट लाइन। ये होता आपने देखा होगा, जो जैसे 3D चलते हैं ना, वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे, जैसे बुर्ज खलीफा पे चलाया जाता है ना, तो वो इसकी एग्जांपल है प्रोजेक्शन एडवर्टाइजिंग। बुर्ज खलीफा पे किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है, किसी को जैसे वो एनिमल मूवी की जैसे हुई थी, तो वो उसको बोल देते हैं दैट इज प्रोजेक्ट एडवर्टाइजिंग, सो प्रोजेक्शन एडवर्टाइजिंग। देन आ जाता है अंडरकवर मार्केटिंग। एंगेज कंज्यूमर विदाउट रिवीलिंग द ब्रांड आइडेंटिटी अंटिल लेटर, हायरिंग एक्टर टू यूज एंड डिस्कस अ प्रोडक्ट इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, अंडरकवर मतलब कस्टमर विदाउट रिवीलिंग द ब्रांड्स आइडेंटिटी अंटिल लेटर, मतलब आप पहले बताते नहीं हो कि आप कौन सी कंपनी से हो, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, बाद में आप अपनी कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में उनको बताते हो। पॉपअप शॉप्स कौन सी होती हैं,
टेम्परेरी रिटेल प्लेसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट अर्जेंसी, लिमिटेड टाइम स्टोर्स इन हाई ट्रैफिक एरिया, मोबाइल शॉप्स एंड कियोस्क। अब ये देखा होगा आप लोगों ने, वो जो सिम बेचने वाले आते हैं कहीं पे भी वो अपना तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं, या फिर वो गाड़ी बेचने वाले आते हैं, बाइक बेचने वाले आते हैं, तो एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि यार ले लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। देन आ जाता है बज मार्केट। बज मार्केट का मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग, जनरेट एक्साइटमेंट एंटिसिपेशन थ्रू यूनिक और सरप्राइजिंग एक्टिविटीज, स्टंट, प्रैंक या फिर टीजर। तो ये बज मार्केट है, ये तो आजकल ये करते हैं, जैसे पंचायत के लिए बज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये अमेजन प्राइम वाले करते हैं ना, अभी जैसे मिर्जापुर 3 की डेट थी, अभी वो 5 जुलाई फाइनल हुई है, लेकिन कल तक वो कैसे कर रहे थे, कभी फोटो को देके सेट करो, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बज क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। इवन के ये लौकी वाला किया था इन्होंने अमेजन प्राइम में, है ना, कि इतनी लौकियां हटाएंगी तो फिर आपको जो डेट है वो नजर आएगी, ऐसा करके। और ह्यूमन बिलबोर्ड है, इसके अंदर तो इंसानों पे ही बना दिया जाता है, ब्रांडेड क्लॉथ, बॉडी पेंट और सैंडविच बोर्ड। सो यूज पीपल्स टू कैरी एडवर्टाइजिंग ऑन देयर बॉडी। तो वो अपने गले में जो टांग के घूम रहे होते हैं ना ये वाले, तो वो इसका पार्ट होता है। ये सब नई टेक्निक्स हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हो, जितनी ये 10-12 टेक्निक्स लिखी हुई हैं, इन सभी को ना एक बार जाके गूगल करके ना फोटोज देख लो कि एक्चुअली में ये कैसे की जाती है। आपके दिमाग में ये चीजें परमानेंट क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, आपके दिमाग के अंदर ये परमानेंटली बैठ जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ आपका मार्केटिंग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।